नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में, जो कल मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो अभी तक 20 नवंबर से 22 नवंबर तक यानी कल तक जितने भी एग्ज़ाम हुए पेपर 1 की, उसमें अब की बार जो पेपर 1 है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहा है। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगर हम पिछले कल वाले पेपर की बात करें तो इस बार जो कॉम्प्रीहेंशन यानी पैराग्राफ था, उसमें भी आपको जो है 4 ऑप्शन देने के बाद भी आपको फिर आगे ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी या फिर ए बी सी डी। और पांचों के पांचों क्वेश्चन जो पैराग्राफ से पूछे गए थे वो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार लगभग जो पेपर 1 है वो काफ़ी ज़्यादा हम टफ कह सकते हैं या टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो उसकी भी हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में। अगर हम पिछले कल हुए पॉलिटिकल साइंस के पेपर की जो दोनों शिफ्ट थी, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस का वो काफ़ी मॉडरेट था, और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। किंतु अगर मैं बात करूं जिस हिसाब से जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो हम कह सकते हैं कि पेपर सच में ही काफ़ी ज़्यादा इजी था। एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में अगर हम बात करें, जैसे प्लेटो की बुक्स दी गई थी जिसमें उनका सीक्वेंस लिखना था, जिसमें एक अपॉलजी, रिपब्लिक, लॉ, ऐसे ऐसे ऑप्शन जो है आपको दिए गए थे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। लेकिन अगला ही क्वेश्चन जो था वो एक इमाइल बुक किसने लिखी है ये सबको पता है, रूसो इसका सही आंसर था। उसके बाद माओ की एक फेमस कोटेशन है, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन्स, ये सवाल भी पूछा गया था। फिर 73rd और 74th दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी जो है सवाल पूछे गए थे। आर्टिकल 75 से भी सवाल पूछा गया था, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द हाउस ऑफ पीपल। फिर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इन चारों देशों के साथ जो हमारे समझौते हुए हैं या क्या क्या हमारे डिस्प्यूट है, ये दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इवन जो इंडिया नेपाल वाला जो काला पानी वाला इशू है, उसमें तो आपसे कम से कम 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। फिर एक लेनिन इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। पॉजिटिव लिबर्टी से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर स्टेट फॉर्मेशन, कौन से राज्यों किन किन उसमें बने थे, उनका सही सीक्वेंस आपसे पूछा गया था, जिसमें जो सही आंसर था वो हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना था। फिर बिल कैमली का जो मल्टीकल्चरलिज्म और सिटीजनशिप की बात करती है, उससे भी ये सवाल पूछा गया था। फिर कार्ल पॉपर किसकी आलोचना करते हैं, प्लेटो और हेगल की आलोचना करते हैं, ये सवाल भी पूछा गया था। फिर आपसे बिम्स्टेक मेंबर जो स्टेट्स है वो पूछे गए थे, जिसमें आप सभी को पता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। फिर सीबी मैकफर्सन के पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म से भी क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये मैचिंग क्वेश्चन था। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो सीक्वेंस थी वो आपको लिखनी थी, जिसमें आपको यूएस, कनाडा, इंडिया, स्पेन, ये सब ऑप्शन दिए गए थे। इसमें मैं इतना कह सकता हूं कि सबसे लास्ट में इसमें इंडिया आना था। फिर डिपेंडेंसी थ्योरी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगर बात करें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले यूनिट 10th की, उसमें भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन था अमेंडमेंट एक्ट से जिसमें आपके पास जो है 15th, 38th, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है दिए गए थे, उनको उनके ईयर के साथ मैच करना था। इसमें 42nd एंड 44th अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 1976 और 1978 में हुए थे। फिर एक क्वेश्चन था कि एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन दोनों के लिए इंडिया में अवेलेबल है, वो है राइट टू फ्रीडम। फिर एक क्वेश्चन जिसमें बराबर लोकसभा सीट्स के बारे में पूछा गया था कि किन किन स्टेट्स में बराबर सीट्स है। इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए थे वो चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ऐसे सारे ऑप्शन दिए गए थे। और इसका सही आंसर है, जहाँ तक मुझे लगता है, वो है मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। अगर इन तीनों राज्यों को जो सीट्स है वो बराबर है, अगर इन तीनों को ऑप्शन में
एक साथ दिया होगा, तो ये इसका सही आंसर था। तो कल इवनिंग शिफ्ट वाला जो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम था वो मॉर्निंग शिफ्ट से काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो हम कह सकते हैं कि इस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई रहेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं रहेगी जितना कुछ लोग कह रहे हैं। आप घबराइए नहीं। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए पॉलिटिकल साइंस की, तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जेआरएफ आपका जो है वो 65 से 70% के बीच रह सकता है, जिसके 65 to 70% के बीच में मार्क्स आएंगे उसका जेआरएफ क्लियर हो सकता है। अगर नेट की बात करें तो 59 to 63%। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करते हैं तो उसमें 62 to 65 जा सकती है जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए 56 to 59 रह सकती है। फिर ओबीसी की अगर बात करें तो जेआरएफ के लिए 62 to 65% पर आपका जेआरएफ हो सकता है, और नेट आपका 55 to 58% पर हो सकता है। फिर एससी एसटी की अगर बात करें जेआरएफ के लिए तो 58% से 60% के बीच जिनकी परसेंटेज रहेगी उनका क्लियर हो सकता है, और नेट आपका 48 से 52% जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। फिर दूसरी कैटेगरी जैसे जिसमें आपके हैंडीकैप वगैरह कैटेगरी है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इस एग्जाम में कितने अपीयर हुए। स्टूडेंट अगर आप नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं या बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट पेपर 1 के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।